गुड इवनिंग। मैं आपका अपना अमित सर। आज की क्लास में हम इश्यू ऑफ सेस का जो कंटिन्यूड पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं। इश्यू ऑफ सेस का ये सेशन 3 है और इस सेशन में जो हमारा एजेंडा है वो बेसिकली कॉल्स इन एरियर को समझना, कॉल्स इन एडवांस को समझना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को समझना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को समझना, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स को समझना, अंडर सब्सक्रिप्शन इसके अंडर में वो समझना, ओवर सब्सक्रिप्शन समझना एंड कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर व्हेन द शेयर्स वेर इशूड ऑन प्रोराटा, इसको समझने की कोशिश आज हम की क्लास में करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स फोकस ऑन आवर टुडेज एजेंडा। सो बेसिकली इश्यू ऑफ शेयर्स कॉल्स इन एरियर क्या होता है? बेसिकली व्हेन द कंपनी डजंट रिसीव्ड on a particular call from any shareholder, that becomes a calls in arrear. Just take an example, एक कंपनी ने अपने कुछ शेयर्स को इशू करा, से 10,000 शेयर्स इशू करे एट अ प्राइस ऑफ से 10 रुपीज, ठीक है, और प्राइस 10 में 4 रुपीज चार्ज ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन फाइनल कॉल। मिस्टर एक्स को एक शेयर होल्डर है जिसने फाइनल कॉल के पैसे 1000 शेयर्स के ऊपर नहीं दिए हैं, 1000 के ऊपर नहीं दिए हैं। सो दिस टाइप ऑफ कंडीशन कम्स अंडर द कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग अनपेड अमाउंट ऑन कॉल्स इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक हो सकता है विद ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर और दूसरा होता है विदाउट ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट। विद ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर में the entry should be like this: बैंक अकाउंट डेबिट, जितने रिमेनिंग शेयर्स के ऊपर आपने रिसीव कर लिया है, जैसे मैंने यहां एक एग्जांपल लिया, वैसे एक बेसिकली और एग्जांपल लेने वाला हूं, लेकिन इस एग्जांपल से थोड़ा सा मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो मुझे 10,000 शेयर्स के ऊपर 1 रुपी के हिसाब से एट द टाइम ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल आई सपोज टू रिसीव, माई कंपनी सपोज टू रिसीव अ सम ऑफ रुपीज 10,000। लेकिन उसमें से मिस्टर एक्स जो होल्ड करते हैं 1000 शेयर्स, ही डिडंट मेक द पेमेंट फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ 9000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 1 ईच मुझे सिर्फ 9000 रुपीज ही मिले होंगे। तो ये जो 1000 है दिस इज एन अनपेड अमाउंट, तो इसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? इसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और ये आपका वैल्यू हो जाएगा यहां 1000 टू रिस्पेक्टिव कॉल्स। तो हियर आई कैन कंसीडर शेयर एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ऑलराइट, विदाउट ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर में आप समझ गए होंगे कि यहां आपको कॉल्स इन एरियर का अकाउंट बनाना है। वट एवर लॉस वी हैव, वट एवर लेस कलेक्शन वी हैव, दैट इज बीइंग ट्रांसफर टू द कॉल्स इन एरियर अकाउंट। लेकिन यहां विदाउट ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर करते हैं तो यहां हम लॉस को नहीं दिखाते हैं। तो यहां कैसे लॉस समझ में आएगा वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां आपको डायरेक्ट रिसीव की एंट्री बतानी पड़ेगी और वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और सिंस आपने 9000 शेयर्स के ऊपर 1 रुपी के हिसाब से 9000 ही रिसीव करे हैं तो आप उसको यहां दिखाओगे। अब आपके हिसाब से यहां हमने तो कॉल्स इन एरियर मतलब कुछ भी नहीं दिखाया, बिकॉज आई हैव कंसीडर दिस विदाउट ऑफ ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट। लेकिन इसको समझ सकते हो कि लॉस कैसे होगा, क्योंकि जब हमने एंट्री करी थी, 7th एंट्री करी थी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो उस टाइम में हमने 10,000 शेयर्स के ऊपर 1 रुपी के हिसाब से 10,000 मांगा था। अब सिंस 1000 वी हैवंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स, तो एंट्री क्या होनी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और 10,000 में से 1000 का हमें नहीं मिलेगा तो 9000 रिमेनिंग शेयर्स के ऊपर वी आर कलेक्टिंग एट द रेट ऑफ 1, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल करके हम 9000 रुपीज ही रिसीव कर रहे हैं। तो देखो आपने ड्यू कितने से करा था? 10,000 से। रिसीव कितना करा? 9000 से। तो वी कैन इजिली नोटिस दैट 1000 couldn't be received at the time of second and final call on 1000 shares. लेकिन आई लाइक टू सजेस्ट यू कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको दोनों समझ में आना चाहिए, लेकिन विथ ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर इज द वेरी गुड कॉन्सेप्ट। इसको ही आपको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि यहां जो लॉस है वो लॉस को हम यहां में लॉस को फाइंड आउट करना पड़ता है विथ कंपैरिजन विद द 7th एंट्री विद द 8th एंट्री।
क्योंकि सेवेंथ एंट्री आपका वही शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 से, व्हाइल कंपेयरिंग विद द एट्थ एंट्री यू फाइंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1,000। तो आपको लॉस यहां इस तरह से फाइंड आउट करना होता है, लेकिन यहां हमें नहीं मिला तो वन सेपरेट अकाउंट इज बीइंग ओपनड, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर अकाउंट। इसलिए इसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, विद ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन अरियर एंड विदाउट ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन अरियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक से पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। वहां तो मैंने एक बताया, इसको क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। यहां देखिए, एबीसी लिमिटेड हैज इश्यूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, पेबल एज ₹8 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। मिस्टर एक्स, अ होल्डर ऑफ 5,000 शेयर्स, डिड नॉट पे द सम्स ड्यू ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब इसको मैं एक बार सिंपली आपको समझा दूं कि हमारी कंपनी, जस्ट टेक एन एग्जांपल, हमारी कंपनी मींस यहां जैसे एबीसी लिमिटेड ने 1 लाख शेयर्स इश्यू करे हैं और एक शेयर की जो वैल्यू रखी है वो 20 रुपीज की रखी है, पेबल एज ₹8 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मिस्टर एक्स एक होल्डर है, मिस्टर एक्स एक होल्डर है जिसने 5,000 शेयर्स के ऊपर सेकेंड एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो इसको भी जैसे मैंने आपको बताया विदाउट और विथ मैंने बताया, और उसको समझाया भी मैंने आपको। यहां मैं विथ ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर से करके बता रहा हूं। देखो, एप्लीकेशन की एंट्री बिल्कुल सेम हो जाएगी, वो सब आपको आता ही है, पिछले सेशन में हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख इंटू 8 लाख, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख। नेक्स्ट टाइम हम अलॉटमेंट में 6 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4 लाख, क्योंकि मिस्टर एक्स ने फर्स्ट कॉल तक तो सारे पैसे दे दिए थे। नाउ ही फेल्ड टू पे द लास्ट कॉल, दैट इज सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो इसके लिए हमने ड्यू करा होगा, तो इसके लिए एंट्री हमने क्या करी होगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड 1 लाख, द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज मल्टीप्लाइड विद द वैल्यू विच चार्ज एट द टाइम ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट करके 2 लाख रुपए आपको चाहिए। लेकिन आप ये देखें, see the company is expecting on 1 lakh shares at the rate of 2, the company is expecting 2 lakh rupees, but out of which Mr. X, a holder of 5,000 shares, couldn't make the payment for second and final call. It means the company doesn't receive the sum of 10,000 rupees at the time of second and final call. It simply means that 1 लाख में से हमें 5,000 के ऊपर नहीं मिला, तो हमें कितने के ऊपर मिलेगा बच्चों, 95,000 के ऊपर मिलेगा into 2। इसमें थोड़ी सी एंट्री को भी मैं आपको ब्रीफ करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो, इट मींस द कंपनी हैज कलेक्टेड 1,90,000 rupees at the time of second and final call, and the company couldn't able to get the value of say 10,000 from Mr. X because he failed to pay the sums due on second and final call on 5,000 shares. So company couldn't receive this value from Mr. X. तो whatever you receive, उसके लिए journalities क्या करने वाले हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ऑलराइट, क्योंकि हमने रिसीव करा होगा, आपको पता है जब भी हमारे पास पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, राइट। सो इसलिए हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल कर दिया है, और यहां वैल्यू जो हमारे पास है वो 1,90,000 रुपीज की वैल्यू है। अब ये दिस अमाउंट कुडंट बी रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर मिस्टर एक्स, ठीक है। तो इसके लिए हमारे लिए क्या हो गया, दिस इज अ लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए हमने क्या लिखा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। दिस इज द अनपेड अमाउंट from Mr. X. Calls in arrear account debit on which call? So definitely the share second and final call. To share second and final call account. So this is 10,000. First of all, why I have considered this? क्योंकि मैं आपको सिंपल एंट्री में कन्वर्ट करके बता रहा था कि हमें इतना मिला तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, हमें इतना नहीं मिला तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, एंड उसके बाद कंपाउंड एंट्री के लिए हमने उसको कंबाइन कर दिया। सो हियर यू फाइंड व्हाटएवर वी रिसीव, इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखा, जो हमें नहीं मिला उसके लिए हमने करा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब
इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं. सो द फाइनल एंट्री शुड बी बैंक अकाउंट डेबिट, दैट इज 1,90,000. Calls in arrear account debit, $10,000 to share second and final call account. ठीक है. So bank account debit 1,90,000, calls in arrear account debit 10,000 to share second and final call, and the value is 2 lakh rupees. So this is the final entry for the 8th entry. I hope you understand. पहले बेसिक 7th एंट्री तक बेसिक करना है, 8th एंट्री में आपने एंट्री पास करनी है. वट एवर यू हैव कलेक्टेड, here you refers to the company. So the company has collected on 95,000 shares at the rate of 2 each. So bank account should be debited with 190. Calls in arrear account, I mean the company doesn't receive on 5,000 shares from Mr. X. So 5,000 into 2, calls in arrear account should be debited by 10,000 to share second and final call, 2 lakh rupees. Now moving on to the next topic. Now calls in advance, when advance payment received on the future calls. When the advance payment is received on the future upcoming calls is called calls in advance. Just take an example, application, allotment, first call, final call. एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट के टाइम उसने सारी पेमेंट कर दी. When I say सारी पेमेंट कर दी, इसका मतलब अलॉटमेंट के ऊपर, तो अलॉटमेंट के टाइम उसने सारी पेमेंट कर दी. इसका मतलब ये नहीं कि अलॉटमेंट को भी हम इंक्लूड करेंगे इंक्लूडिंग द कॉल्स इन एडवांस, नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट इज बीइंग चार्ज फ्रॉम एवरीवन. So at the time of allotment, if he could make the entire payment, it simply means that he doesn't pay in advance for allotment. He paid for first call in advance and he paid for second and final call in advance. Is that okay? तो इसको कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं. इसमें भी दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकती है. पहला हो सकता है विद ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस एंड विदाउट ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस. दोनों आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आप ये दिखाएं तो ये बेटर होता है, क्योंकि आप रीजन दे रहे हो कि आपने जो कलेक्ट करा है वो कैसे कलेक्ट करा है, क्यों कलेक्ट करा. तो कॉल्स इन एडवांस इसमें भी रीजन है, बट आई प्रेफर कि आप ये वाला करें तो अच्छा रहेगा. इसके लिए एंट्री हम एंट्री कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट, सपोज हमें फर्स्ट कॉल के टाइम एडवांस मिल गया है सेकंड कॉल के लिए. ठीक है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. कॉल्स इन एडवांस initially it is a initially it is an income, but it is actually a liabilities. It is a liability. Why? Because suppose if the final call is being expected after say 3 months and you have collected the amount अभी, तो इसका मतलब 3 महीने पहले आपको पैसे मिल गए, तो 3 महीने तक ये आपके लिए क्या हो सकता है, एक लाइबिलिटीज हो सकती है. एंड वेन एवर लाइबिलिटीज इंक्रीजेज इट्स सपोज टू बी क्रेडिटेड, इसलिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया है. ठीक है. तो ये हो गया इसकी क्रिएशन की एंट्री. जब ये एडजस्ट होता है तो इसके लिए जैसे मैंने एज्यूम करा है कि फर्स्ट कॉल के टाइम है और फाइनल कॉल के टाइम आपने इसको एडजस्ट करना है, तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भी लूंगा, सो डोंट वरी. बैंक अकाउंट डेबिट, सिंस कॉल्स इन एडवांस जो हमें फर्स्ट कॉल के टाइम मिला था दैट वाज अ लायबिलिटीज दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट एट द टाइम ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल दिस अमाउंट नीड टू बी एडजस्टेड, दिस अमाउंट नीड टू बी एडजस्टेड. तो कॉल्स इन एडवांस जो हमारे पास लायबिलिटीज यहां है, एट द टाइम ऑफ एडजस्टिंग टुवर्ड्स द सेकेंड एंड फाइनल कॉल इट इज नो मोर अ लायबिलिटीज फॉर अस, राइट. सो दैट इज द लॉजिक कि कॉल्स इन एडवांस को यहां मैं इसको डेबिट करने वाला हूं. ठीक है. अब इसको एंट्री 8 एंट्री से कंपेयर मत करिएगा. ये कलेक्शन ऑफ फर्स्ट कॉल है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट कॉल. ठीक है. और दिस इज द कलेक्शन ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल. कलेक्शन ऑफ फर्स्ट कॉल जो है ये बेसिकली हमारी जो 8 एंट्रीज होती है, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, फाइनल कॉल की 2. तो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट कॉल जो होता है 6th एंट्री होती है हमारी.
सेवेंथ एंट्री सेकेंड एंड फाइनल कॉल की होती है और एट्थ एंट्री होती है आपकी सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीट की। तो आप इसको कंटिन्यूएशन में नहीं मत मानना कि ये 6 के बाद 7 होना चाहिए। 6 के बाद मैंने उसकी एडजस्टमेंट बताई है, एट्थ एंट्री बताई है। तो दिस इज द रिसीट फॉर फर्स्ट कॉल एंड दिस इज रिसीट फॉर द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। लेकिन सपोज यही चीज यहां होता तो हम क्या करते? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट to share first call account. Suppose a shareholder paid for second and final call amount also at the time of first call. तो इसके लिए उस रिस्पेक्टिव कॉल को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये हो गया हमारा रिस्पेक्टिव कॉल टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब इसको जब हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है, जब इसको हम एडजस्ट करेंगे सो द एंट्री शुड बी, ये हमारा रिसीट है फर्स्ट कॉल के लिए और ये हमारा रिसीट है सेकेंड एंड फाइनल कॉल के लिए। सेकेंड एंड फाइनल कॉल के लिए ये हमारा रिसीट है। सो आई कैन डायरेक्टली राइट बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो बोलोगे सर ये तो नॉर्मल सी एंट्री है, फिर आपने एडजस्ट नहीं करा। एडजस्ट कर दिया बेटा, क्योंकि शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल जितने से क्रेडिट हुआ है बेसिकली वो उतने उससे लेस होके डिडक्ट होके। जस्ट टेक एन एग्जांपल, सपोज इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज कलेक्टेड 10,000 फॉर 10,000 एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल ऑन अकाउंट ऑफ फाइनल कॉल, राइट। तो जब हम फाइनल कॉल कलेक्ट करेंगे तो ये 10,000 को रिड्यूस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसी से सेकेंड एंड फाइनल कॉल को हम क्रेडिट करेंगे। Reason is simple, because at the time of collecting the first call, the company has already collected the money towards the second and final call on few number of shares, on a particular number of shares. तो company has already collected. तो कंपनी ड्यू करेगी, लेकिन उससे पैसे उन शेयर होल्डर से हमारे पास पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं एंड दिस अमाउंट इज ऑलरेडी बीइंग क्रेडिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो उस अमाउंट को रिड्यूस करने के बाद जो बाकी अमाउंट होगा उसके लिए आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कर रहे हैं। इज दैट ओके? नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन, इसको और अच्छे से समझने के लिए। देखिए, एबीसी लिमिटेड हैज इश्यूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, पेबल एज ₹8 ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, so that is 8 on application, 6 on allotment, 4 on first call, 2 on final call. Mr. X, a holder of 1,000 shares, paid the entire amount at the time of first call. तो क्वेश्चन ये है कि 10,000 शेयर्स जो कंपनी ने इश्यू करे हैं और शेयर्स की जो वैल्यू है दैट इज ₹20, पेबल एज 8 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। मिस्टर एक्स एक होल्डर है जो होल्ड करता है से 1,000 शेयर्स, उसने फर्स्ट कॉल के टाइम, इस टाइम फाइनल कॉल के पैसे एडवांस में दे दिए। तो आपको क्या एंट्री करनी है? सबसे पहले आपको करनी है, जो पहले वाली 5 एंट्रीज है वो बहुत नॉर्मल है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो नॉर्मल क्यों है? क्योंकि उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो फर्स्ट एंट्री शुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इट वाज 10,000 into 8, ये हमने 80,000 कर लिया होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगेन 80,000। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। ये हमारी 5th एंट्री तक हो चुकी है। 6th एंट्री जब हम रिसीव करेंगे, 6th एंट्री, तो हम क्या एंट्री पास करने वाली है? देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये मैं विथ ओपनिंग से आपको समझा रहा हूं बच्चों। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, राइट। तो इसमें आप समझिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10,000। तो इसका मतलब है 10,000 शेयर्स के ऊपर आपने फर्स्ट कॉल के लिए ₹4 के हिसाब से 40,000 तो रिसीव कर ही लिए, ऑलराइट। और इसमें मिस्टर एक्स है जो 1,000 शेयर्स के लिए फर्स्ट कॉल के टाइम पे कर रहा है, तो वो किसके लिए एडवांस पे कर रहा है? फाइनल कॉल के लिए हो रहा है। यहां बच्चे छोटी सी गलती कर देते हैं, इस 1,000 को भी फर्स्ट कॉल के ₹4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो गलत है। रीजन कि ये जो 1,000 है इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ 10,000, और जिसके लिए उसने ₹4 के हिसाब से फर्स्ट कॉल तो अपना क्लियर ही कर लिया था, उसके बाद उसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल के भी पैसे एडवांस में दे दिए थे। तो यहां
1000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज के हिसाब से उसने एडवांस जो पेमेंट कर दी है वो 2000 रुपीज की कर दी है। तो उसने फर्स्ट कॉल के लिए 40,000 पे कर दिया, मतलब कंपनी को रिसीव हो गया, और कॉल्स इन एडवांस मतलब शेयर होल्डर ने 40,000 पे कर दिया और कंपनी ने 40,000 रिसीव कर लिया। इस कॉल्स इन एडवांस से 2000 कंपनी को मिला, तो कंपनी ने बैंक अकाउंट में कितना डेबिट करना है, 42,000 कंपनी के अकाउंट में डेबिट हो गया। इसकी आप देखें तो 10,000 इंटू 4 करके कंपनी को नॉर्मली फर्स्ट कॉल के लिए मिल गया, प्लस 1000 शेयर्स के ऊपर मिस्टर एक्स ने 2 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। तो ये 40,000 प्लस 2000 विल गिव यू हाउ मच, 42,000 मिल गया आपको। नेक्स्ट जो हमारी 7th एंट्री है वो तो सिंपल है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड डेफिनेटली उसके लिए आप एंट्री क्या पास करने वाले हैं, 10,000 इंटू 2 20,000 आप क्या एंट्री पास करने वाले हैं। चलिए मैं एंट्री भी लिख देता हूं। तो 7th एंट्री हम करने वाले हैं शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड 10,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज के हिसाब से हमें कितना चाहिए, 20,000 रुपीज यहां चाहिए। ऑलराइट, इसमें से कॉल्स एंड एडवांस ऑलरेडी हमारे पास 2000 का है, तो डेफिनेटली दोज हु हैव ऑलरेडी पेड फॉर सेकंड एंड फाइनल कॉल एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, डेफिनेटली ही विल नॉट मेक द पेमेंट अगेन। मिस्टर एक्स ने जैसे इस कंडीशन में 1000 शेयर्स के लिए फर्स्ट कॉल के टाइम फाइनल कॉल का पैसा दे दिया था, और डेफिनेटली वो फाइनल कॉल के टाइम वो एग्जेम्प्टेड होंगे। तो कैसे हम एग्जेम्प्टेड करेंगे उनको, ये देख लिए, एडजस्ट करके हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं उनको। तो जैसे बैंक अकाउंट को हम डेबिट करने वाले हैं, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट करने वाले हैं, ठीक है, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल को करने वाले हैं। सो बेसिकली बहुत सिंपल सा फंडा है बच्चे। आपने मिस्टर एक्स का ऑलरेडी, आपने मतलब कंपनी ने 1000 ऑलरेडी रिसीव कर लिया, ऑन 10,000 शेयर्स में से मिस्टर एक्स का 1000 रिसीव कर लिया, तो कंपनी को अब 9,000 शेयर्स के ऊपर, रिमेनिंग शेयर होल्डर्स के ऊपर 2 रुपीज के हिसाब से कंपनी को 18,000 रुपीज मिलेगा। कॉल से एडवांस जो हमारा क्रेडिट था, बिकॉज फर्स्ट कॉल के टाइम इट वाज अ लायबिलिटीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बट व्हेन इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द दैट कॉल जिसके लिए इसको पे किया गया है, सो देयर इज नो मोर लायबिलिटीज। तो जब फर्स्ट कॉल के टाइम हमने रिसीव करा था मिस्टर एक्स से, तो दैट टाइम इट वाज अ लायबिलिटीज एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज बीइंग क्रेडिटेड। लेकिन सेकंड एंड फाइनल कॉल के टाइम इट्स नीड टू बी एडजस्टेड, तो ये लायबिलिटीज को हमने क्या कर दिया, यूज कर लिया, क्योंकि अभी सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए ही हमने रिसीव किया था। सो दिस इज नो मोर अ लायबिलिटीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए हमने कॉल्स एंड एडवांस को यहाँ डेबिट कर दिया 2,000 रुपए से, और सेकंड एंड फाइनल कॉल को हमें 20,000 रुपए से करना ही है। आई एम श्योर कि हमें समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। डेफिनेटली आप सोचें कि एक कंपनी हमारी है और उस कंपनी में ने शेयर्स इशू करे हैं शेयर होल्डर्स को, और एक शेयर होल्डर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और सपोज ऐसी कंपनी के प्रोविजन है कि कंपनी उससे फाइनल कॉल में बोलती है ठीक है पैसा दे दो, लेकिन क्या उसने अलॉटमेंट का जो 4 महीने पहले था, फर्स्ट कॉल का जो 2 महीने पहले था, क्या उससे सेम पैसा रिसीव करेगी? नहीं, कंपनी उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ऑन द अदर वे, सपोज किसी ने अलॉटमेंट के टाइम फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी एडवांस दे दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अलॉटमेंट के बाद सपोज 2 महीने के बाद फर्स्ट कॉल है और फर्स्ट कॉल के 3 महीने के बाद फाइनल कॉल का है, तो इस जो भी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट टाइम फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का एक्स्ट्रा पैसा, मतलब अभी के टाइम एडवांस पैसा, नॉट एन एक्स्ट्रा पैसा, एडवांस पैसा मनी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर अपकमिंग कॉल्स लाइक फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, सो definitely the company is liable to pay them interest on it. So इसी इंटरेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का जो होता है, ये बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का बनता है उसमें MOA में ये मेंशन होता ही है, राइट। लेकिन सपोज ये मेंशन ना हो कि कॉल इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है कॉल्स इन एरियर पे और कॉल्स इन एडवांस पे, इफ इट इज नॉट गिवन इन द MOA, then as per the
Table F of the Companies Act 2013. As per the Table F of the Companies Act 2013, interest on calls in arrears should be calculated at the rate of 10% per annum and interest on calls in advance at the rate of 12% per annum. ये आपके MCQ में बहुत अच्छे से पूछा जाता है. इसका पहले वाला भी ध्यान रखिएगा. इससे पहले मैंने जब आपको इससे पहला वाला सेशन लिया था तो मैंने बताया था कि कंपनीज एक्ट का जो प्रीवियस एक्ट है दैट इज 1956. उसमें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर में क्या होता था, 1956 की बता रहा हूं. उसमें क्या होता था, सपोज इफ इट इज स्टेटेड इन एमओए तो विल गो अकॉर्डिंगली. सपोज एमओए में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का कोई रेट स्पेसिफाइड है तो विल गो अकॉर्डिंगली. लेकिन सपोज नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो उस टाइम में एज पर द कंपनीज एक्ट 1956 उस टाइम में हम फॉलो करते थे टेबल ए ऑफ द कंपनीज एक्ट. 2013 में क्या फॉलो कर रहे हैं, टेबल एफ फॉलो कर रहे हैं और इसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 10% और 12% हम देते हैं इफ नथिंग इज स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. लेकिन 1956 वाला में होता, क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है वो भी, तो उस हिसाब से एज पर द टेबल ए ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 बेसिकली हम इसको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 5% करते थे और कॉल्स इन एडवांस हम 6% करते हैं. याद करने का बड़ा अच्छा सा तरीका है. जो आप अभी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर दे रहे हो और या कॉल्स इन एडवांस दे रहे हो एज पर द टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इसका बिल्कुल हाफ होता था एज पर द टेबल ए. 10% इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एरियर है, उस टाइम में 5%. कॉल्स इन एडवांस 12% का था, 6% का. तो दैट वाज टेबल ए, दिस इज टेबल एफ. मोर लाइकली यहां से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फॉर नॉलेज पर्पस मैंने आपको वो भी बता दिया. इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं और ये हेल्प करेगा कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कैसे करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एबीसी लिमिटेड हैज इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. ऑलराइट, ₹4 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 on allotment, ₹2 on first call and ₹1 on second and final call. Mr. X, a holder of say 500 shares, failed to pay the first call money and paid the money along with the second and final call, which is after 3 months on first call. Calculate interest on calls in arrear as per table F. इसका मतलब क्या है, MOA इसमें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है. तो एमओए में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो वी हैव टू फॉलो द टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. बहुत सिंपल है, समझते हैं इसको. देखिए है क्या कंडीशन कि इसमें 500 शेयर होल्डर ने उसको फर्स्ट कॉल के टाइम उसने पैसे नहीं दिए. ठीक है, तो फर्स्ट कॉल के टाइम 500 शेयर्स के ऊपर वी हैव चार्ज ₹2. उस टाइम में हमारा फर्स्ट कॉल कितना था, ₹2 का था. तो इसका मतलब 500 शेयर्स के ऊपर ₹2 के हिसाब से ही कुडंट पे 1,000 for first call. Now after 3 months, at the time of second and final call, he wanted to make the payment and company has accepted this, right? तो कंपनी को ये ₹1,000 जो उसने फर्स्ट कॉल के टाइम में नहीं पे करा था, he wanted to make the payment along with the second and final call after 3 months. तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो रूटीन है, लेकिन ये जो ₹1,000 उसने फर्स्ट कॉल का फाइनल कॉल के टाइम दे रहा है, इसके ऊपर ही विल बी चार्ज इंटरेस्ट. और एज पर टेबल एफ आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर हम कितना चार्ज करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर शुड बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. तो अब आप देखो सब कुछ आपके पास है. वी नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर. सो द फॉर्मूला इज, किसी भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, राइट. सो हमारे पास प्रिंसिपल भी है 1000, रेट भी हमारे पास है 10% एंड टाइम पीरियड भी हमारे पास स्पेसिफाइड है 3 मंथ्स के लिए. तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए. सो इट मींस ही हैव टू पे ₹25 एज अ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर टू द ऑर्गेनाइजेशन. देखिए कंटेंट बहुत है, अकाउंट्स में बहुत ज्यादा कंटेंट है और हर कंटेंट दूसरे से कनेक्टेड है. तो इसीलिए हर वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और हर कंटेंट जो होता है दूसरे से कनेक्टेड होगा. तो जब आप पहला देखेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा जो है आपको समझ में आने लगेगा और क्लैरिटी के साथ आप उसमें काम करना स्टार्ट कर देंगे. तो जैसे हमने यहाँ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर निकाल लिया, समझ लिया हमने. अब इसकी सपोज जर्नल एंट्री आएगी तो क्या होगा. जर्नल एंट्रीज आपके क्लास 12th के सिलेबस में नहीं है, इसके लिए सिर्फ यू जस्ट हैव टू, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर भी सिलेबस में नहीं है आपके.
आपको सिर्फ उसमें पूछा जाएगा टेबल एफ के हिसाब से, मतलब कैलकुलेशन वगैरह इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। लेकिन मैं बोलता हूं कि सपोज सीयूईटी के लिए इट इज एप्लीकेबल, इट इज इन योर सिलेबस, राइट। तो आपको ये कैलकुलेशन भी दिखाना पड़ेगा और उसकी जर्नलिटीज भी दिखानी पड़ सकती है, एंड दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यू क्वेश्चन, या मे बी कोई केस बेस्ड स्टडी बेस्ड कोई क्वेश्चन हो उसमें भी इस तरह से पूछा जा सकता है। तो लेट्स लर्न द जर्नल एंट्री ऑफ दिस। तो देखिए जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है, लॉजिक समझ लीजिए, राइट। सो सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। सन्ड्री मेंबर्स की जगह आप शेयर होल्डर्स भी लिख सकते हो, वुड बी द सेम थिंग। तो शेयर होल्डर्स अकाउंट या सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं ऑन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट। When interest on calls in arrear is transferred to profit and loss account, so interest on calls in arrear account debit to statement of profit and loss account. अब बहुत सारे बच्चों की ऑनेस्टली प्रॉब्लम ये होती है कि सपोज हमने 11th में नहीं पढ़ाई करी तो जर्नल एंट्री हमें नहीं समझ में आती है, तो ये जो एंट्री है वो एकदम सर के ऊपर से ऐसे चली जाएगी। देन एज अ टीचर हम कैसे आपकी हेल्प कर पाएंगे, तो मैं आपको हेल्प करता हूं, एक बहुत अच्छा गुरु मंत्र आपको समझाता हूं। देखिए ये डेफिनेटली 11th में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ा देता हूं, और पढ़ा होगा तो उसको रिकैप कर लीजिए। हमारे पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट दो तरीके से होते थे, ट्रेडिशनल अप्रोच से निकाल करते थे और एक मॉडर्न अप्रोच से। तो प्रिफर मॉडर्न अप्रोच, राइट। सो मॉडर्न अप्रोच से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो एंट्रीज मैं कर रहा हूं ना, इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप वैसे ही समझ पाएंगे, बहुत इजीली समझ पाएंगे एंड विद द लॉजिक समझ पाएंगे। जब आप लॉजिक समझ पाएंगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, और अकाउंट्स में इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट, राइट। तो इसके लिए मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं। मॉडर्न अप्रोच से अकाउंट्स इज बीइंग क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज, आपको पता है, ओनर्स कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। अब इसको मैं सिंपली तरीके से आपको यहां समझा देता हूं, और ये आप गुरु मंत्र समझ के इसको समझ लीजिएगा। ये बस एक छोटा सा राइमिंग करने की कोशिश करिए, इसको दिल पे नहीं लेना है। देखो, दिस इज अ साइन ऑफ इंक्रीज एंड दिस इज द साइन ऑफ डिक्रीज। इंडिया में जब बच्चों की तबियत खराब होती है तो हम ORS का घोल देते हैं, यहां हम ORL का घोल देते हैं, जस्ट अ राइमिंग, राइट, डोंट टेक इट सीरियसली। सो इंडिया में जब बच्चों की तबियत खराब होती है तो हम ORS का घोल देते हैं, यहां हम क्या करेंगे, ORL का घोल दे देंगे। अकाउंट्स पढ़ के हम CA बनते हैं, यहां क्या बन जाएंगे, EA बन जाएंगे। हमारे घरों में CD प्लेयर होता है, राइट, उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट करंट चाहिए। तो C स्टैंड फॉर क्रेडिट, D स्टैंड फॉर डेबिट, D स्टैंड फॉर डेबिट and C stand for credit. So it means when owner's capital, O for owner's capital, R for revenue, L for liabilities, whenever owner's capital, revenue, liabilities increase, so it's supposed to be credited. Whenever decreases, it's supposed to be debited. Whenever expenses and assets are increased, it's supposed to be debited. और जब decrease होगा तो it's supposed to be credited. ठीक है, अब लोग कैसे इसको अप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले समझिए, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर जो है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बिकॉज हम जब ट्रांजैक्शन को करते हैं वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, और हमारे यहाँ बिजनेस क्या है, कंपनी है, क्योंकि उसी के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, राइट। सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, एक्चुअली द कंपनी इज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द शेयर होल्डर, तो डेफिनेटली इट इज एन एक्सपेंस फॉर द शेयर होल्डर, लेकिन हमें उसको कंसिडर नहीं करना है क्योंकि हम कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, शेयर होल्डर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर फॉर द कंपनी इज एन इनकम। और आपको आपने देखा, अभी आपने इसको अप्लाई कर सकते, इसलिए मैंने कहा इसको गुरु मंत्र की तरफ लीजिएगा, कि जब भी कंपनी की इनकम इंक्रीज होती है तो ये आपका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होने के लिए क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो दैट इज द रीजन कि व्हाई इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड। Now you have a question in your mind कि सर sundry members क्यों डेबिट हो गया, बेटा because this income is being expected to recover from the shareholder in addition to the first call money, right? तो sundry members हमारा, sundry debtors हमारा, कस्टमर हमारा, शेयर होल्डर हमारा, कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, एक एसेट्स हो जाएगा। और आपको पता है जब भी एसेट्स इंक्रीज होगा तो इसको हम डेबिट करेंगे। तो बेटा ये हर टाइम, ये दिस इज अ गुरु मंत्र, राइट, ये आपको आता होगा, लेकिन इस हिसाब से कंसिडर करिए। और कहीं भी, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को कि आपके जर्नल एंट्रीज में प्रॉब्लम हो तो ये रामबाण साबित हो सकता है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। कभी भी कोई जर्नल एंट्रीज, ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ 11th, लेकिन कभी भी जर्नल एंट्रीज में दिक्कत हो, उसके दो एस्पेक्ट फाइंड आउट करिए, उसको इंक्रीज और डिक्रीज में करिए एंड पुट दिस, अप्लाई दिस फॉर्मूला, कभी जर्नल एंट्रीज इनकरेक्ट नहीं होती है, राइट। सो
अब इसी पे आप लोग ये भी कर सकते हैं। तो whenever we receive, so the entry should be bank account debit to sundry members account, और जब हम इसको ट्रांसफर करते हैं तो the entry should be interest on calls in arrear account debit to statement of profit and loss account। अब एक बार जो हमने इंटरेस्ट पीछे कैलकुलेट करा था, कितना था एंट्री, 25 रुपीज का था। सपोज इन एनी केस हमें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का कैलकुलेशन भी करना है, कैलकुलेट भी करना है, और सपोज इसको एंट्री में भी डालना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन टेक द हेल्प ऑफ फ्रॉम हियर बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड कि 25 रुपीज का हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर आ गया था। अब हम क्या करेंगे? सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट 25 जब हम रिसीव करेंगे सो इट शुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट 25, और जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे सो इट शुड बी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25 रुपीज। I hope you understand. Now moving to the next topic. अब इसमें क्या है? कॉल्स इन एडवांस के लिए हम बात कर रहे हैं, राइट? सो एबीसी लिमिटेड हमारे पास 10,000 का शेयर होल्डर है, इसके 10 रुपीज के शेयर इश्यू करा, 4 एप्लीकेशन पे चार्ज कर रहा है, 3 अलॉटमेंट पे चार्ज कर रहा है, 2 फर्स्ट कॉल पे चार्ज कर रहा है, 1 फाइनल कॉल पे चार्ज कर रहा है, और मिस्टर वाई एक शेयर होल्डर है जिसने सारा का सारा पैसा पेड द एंटायर अमाउंट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। तो यही मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, क्या उसने फर्स्ट कॉल के टाइम मिस्टर वाई ने जैसे पेमेंट कर दी है तो क्या फर्स्ट कॉल का भी जो अमाउंट होगा वो कॉल्स इन एडवांस में कंसिडर करेंगे? नहीं, दैट इज अ रूटीन कॉल। फर्स्ट कॉल तो अपार्ट फ्रॉम द अदर शेयर होल्डर ही सपोज टू मेक द पेमेंट फॉर द सेम, लेकिन फर्स्ट कॉल के टाइम उसने जो सेकंड एंड फाइनल कॉल का पेमेंट करा है दैट इज एक्चुअली एन एडवांस, एंड इसी को हम कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। व्हेन अ शेयर होल्डर्स पेड एक्स्ट्रा अमाउंट, आई मीन पेड फॉर द अपकमिंग कॉल्स which the call which is made in the future, उसी को हम कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एज पर टेबल एफ। बहुत सिंपल है, आप देखिए कि इसने क्या करा है, अपने मिस्टर वाई के पास जो मिस्टर वाई का जो शेयर होल्डर है उसने सारा पैसा जो है अपना बेसिकली फर्स्ट कॉल के टाइम दे दिया है। तो इसमें हम शेयर्स कुछ ले लेते हैं मिस्टर वाई का। सपोज हमने 1000 शेयर्स ले लिया, कितना ले लिया? 1000 शेयर्स। तो मिस्टर वाई का 1000 का टोटल शेयर्स है, ठीक है, और 1000 का शेयर्स है, और उसने क्या करा, फाइनल कॉल के टाइम का पैसा उसने फर्स्ट कॉल में दे दिया। तो फाइनल कॉल में द कंपनी इज गोइंग टू चार्ज 1 रुपीज। सो इसने 1000 रुपीज के ऊपर 1 रुपीज के हिसाब से ही हैज ऑलरेडी एडवांस ₹1000 at the time of first call. Mind the gap? So 1000 at the time of first call for second and final call. So this is an advance payment. तो ये आपका प्रिंसिपल निकल गया। इसमें टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट, मतलब एमओए में कुछ मेंशन नहीं है, तो वी गो अकॉर्डिंग टू द टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सो इसके हिसाब से आपका जो रेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए कॉल्स इन एडवांस का? दैट शुड बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अब टाइम कितना होना चाहिए ये भी देख लेते हैं। टाइम बहुत सिंपल है, आप देखिए कि इंटरेस्ट ऑन कॉल, आई मीन जो फर्स्ट कॉल से फाइनल कॉल का जो डिफरेंस है जिसके ऊपर टाइम पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कैलकुलेट करना है वो 3 मंथ्स का है। यहां लिखा हुआ है 3 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट कॉल सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी इज ड्यू। सो टाइम पीरियड कितना हो गया बेटा? 3 रुपीज का, 3 मंथ्स का हो गया। आई एम सॉरी, रुपीज चल रहा है दिमाग में, 3 मंथ्स का हो गया, राइट। सो इसके ऊपर जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो क्या करने वाले हैं? बहुत सिंपल, प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 का, आपका रेट है 12% का, और 3 महीने के लिए कैलकुलेट हमें करना है, राइट। सो ये कैंसिल, दिस कैंसिल, तो इसका मतलब है कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा? 30 रुपीज पे करना पड़ेगा। कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा? 30 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम द शेयर होल्डर, तो ये कंपनी के लिए एक इनकम था। नाउ सिंस द शेयर होल्डर हैज paid the advance payment for the upcoming calls, तो this is an expense for the organization। इसकी भी journalities देख ही लेते हैं, right? तो when interest on calls in advance is due, so the entry should be interest on calls in advance account debit to sundry members account। वही रूल अप्लाई करिएगा जो मैंने ओवरऑल और ये का बताया आपको, जो रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट का बताया बेटा। सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट जब हम ड्यू करते हैं, वाई? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर अस, कंपनी इज मेकिंग द पेमेंट, तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? ये एक एक्सपेंस हो जाएगा। कंपनी जब इसको पेमेंट करेगी शेयर होल्डर को, तो सन्ड्री मेंबर्स टू बैंक अकाउंट, एंड अगेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया है 30 रुपीज का।
तो आपकी पहली एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट। जब आप पेमेंट करेंगे तो करेंगे सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30 रुपीज। और जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस को आप ट्रांसफर करेंगे, कॉल्स एंड एडवांस को जब आप ट्रांसफर करेंगे, सो द एंट्री शुड बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट। सो दिस इज instead of earlier, this is advance is transferred to profit and loss account. So the entry should be statement of profit and loss account debit to interest on calls and advance account. Okay, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरह बढ़ते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ABC लिमिटेड, ए कंपनी हैज issued say 10,000 shares, ठीक है। 10,000 शेयर्स उन्होंने इशू करा मार्केट में, ABC लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करा मार्केट में। सपोज इफ द कंपनी हैज रिसीव्ड ओनली 9,000 application, so this is called undersubscribed. This is called undersubscription. You have issued, the company is expecting the application to be received on 10,000 shares, but the company has received actually on 9,000 shares only. So this is called undersubscribed. लेकिन कंपनी ने 10,000 के लिए करा और यहां कंपनी को 12,000 शेयर्स मिल गए, तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्राइब। इसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो इन अ सिंपल वे, अंडर सब्सक्रिप्शन, जब आप जितना इशू करते हो उससे कम आपका सब्सक्राइब होता है, दैट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। जितना आप इशू करते हो उससे ज्यादा आपको मिल जाता है, दिस इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको ब्रीफ में हम समझते हैं। सबसे पहले अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन कितना हो सकता है, तो इसके लिए रूल है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द इश्यूड शेयर्स। क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। जैसे ABC लिमिटेड हैज इश्यूड 10,000 शेयर्स और ₹10 ईच, पेबल एज 4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। लेकिन फाइनली जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई वो कितनी हो गई, 9,000 पे हो गई, राइट। सो 9,000 पे फाइनली रिसीव हुई। सपोज ये 8,000 पे होता तो क्या होता, कंपनी विल नॉट एक्सेप्ट दिस, कंपनी फिर रिफंड कर देती पैसे को, राइट। कंपनी क्या कर देती है, रिफंड कर देती पैसे को। तो इसके लिए मिनिमम अमाउंट क्या चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड नॉट बी लेस देन 90%। तो यहां देखिए 10,000 हमने इशू करा हुआ है और हमें मिला कितना है, 9,000 मिला है, विच इज एग्जैक्टली 90% ऑफ द इशूड शेयर्स। तो अब करना क्या है, डेफिनेटली आप एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो रिक्वायर्ड है वो फुलफिल हो चुकी है। तो ऑल द कैलकुलेशन हैज टू बी डन बाय टेकिंग 9,000 शेयर्स एज अ बेस। अब कैलकुलेशन की बात जब मैं करता हूं तो वही जनरलिटीज की बात, जहां आपने क्या करना होता है, अमाउंट इक्वल्स टू क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो ये करना होता है। तो आप जब भी करेंगे, प्राइस तो आपको पता ही है कि 4 रुपया कंपनी एप्लीकेशन पे चार्ज कर रही है, 3 अलॉटमेंट पे चार्ज कर रही है, 2 फर्स्ट कॉल पे चार्ज कर रही है और 1 फाइनल कॉल पे चार्ज कर रहे हैं। प्राइसेस 4 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 1 फाइनल कॉल। लेकिन क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 10,000 नहीं होगी। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, कम होके 9,000। सो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन टाइम 9,000 इंटू 4 आपने 36,000 रिसीव करा है। अलॉटमेंट के टाइम आपने 9,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज के हिसाब से आपने 27,000 रिसीव करा है। 9,000 शेयर्स के ऊपर आपने फर्स्ट कॉल के टाइम 18,000 रिसीव करा है। 9,000 शेयर्स के ऊपर आपने सेकेंड एंड फाइनल कॉल के टाइम 9,000 यहां रिसीव करा है। तो टोटल आपने जो रिसीव करा है बेटे वो 90,000 करा है, लेकिन हमने कितने के लिए सोचा था, 10,000 इंटू 10 1 लाख के लिए, तो हमारे को 90,000 ही मिला है। जनरलिटीज आपको पता ही है, वही बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 36,000 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 18,000 बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट 9,000 बैंक टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 9,000। आई एम श्योर अंडर सब्सक्राइब हमें समझ में आ चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ओवर सब्सक्रिप्शन। ये बहुत अच्छा बढ़िया है और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले होते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है प्रोराटा अलॉटमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब मैंने बताया आपको, 10,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने इशू करा है और कंपनी को 12,000 शेयर्स मिल गए। आप खुद सोचें कि किसी भी जगह हम जाएं और वहां 10,000 की ही अवेलेबिलिटी है, जो भी प्रोडक्ट हो। जस्ट टेक एन एग्जांपल, हम आईफोन नया आया है, आईफोन के स्टोर्स में जाएं और आईफोन 14 जो है उसके पास सिर्फ 10,000 पीसेज हैं और 12,000 लोग हो गए आ गए, तो क्या ऑप्शन हो सकता है, या तो उनको रिजेक्ट कर देगा
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, बहुत सारे लॉजिक है वो लगा सकते हैं हम, राइट। तो बहुत सारे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, कुछ जो उसके पुराने कस्टमर उनको पूरा दे देगा, कुछ जो नए कस्टमर आए लगता है कि ये फ्यूचर में भी कनेक्टेड नहीं उनको छोड़ देगा। तो वेरियस रूल्स आर बीइंग अप्लाइड, लेकिन इस कंडीशन में आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते? बच्चे का सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर 10,000 शेयर्स हमने कंपनी ने इशू करे तो 12,000 हो कैसे गया? कि जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कुछ बैंकों के साथ टाई अप कर लेती है, और क्योंकि मान लीजिए किसी के हेडक्वार्टर मुंबई में है, राइट। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने पावर इंडस्ट्री का थोड़े टाइम पहले करा था, थोड़े टाइम का मतलब है 7-8 साल पहले, उसमें आपने ऐड देखी कि इंडिया ऑन तो पावर ऑन, पावर ऑन तो इंडिया ऑन। उस टाइम में बेसिकली बहुत बड़ा आईपीओ इशू करा था उन्होंने, और मुंबई में हेडक्वार्टर है, और इट इज नॉट पॉसिबल कि जो बंदा आउटस्कर्ट में रहता है या कहीं और डिफरेंट में जाएगा, वो एक शेयर खरीदने के लिए, सपोज 1,000 रुपए शेयर खरीदने के लिए, 100 रुपए शेयर खरीदने के लिए वो इतना ट्रैवल करके उससे 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च करेगा। तो उसके लिए क्या करा कि वहां जो लोकल ऑपरेशनल बैंक्स हैं वो वहां उन्होंने उनके साथ टाई अप कर लिया कि आप हमारे जो आईपीओ आने वाली है इसके पैसे आपका सेंटर होगा, आप कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द शेयर होल्डर। और उसका टाइम सपोज 1 महीने का टाइम हो गया। तो बेसिकली द रिलायंस पर्सन डजंट गेट द इंफॉर्मेशन कि उसके पास कितने शेयर होल्डर सब्सक्राइब्ड हो गए। कब उसको पता चलेगा? जिस दिन लास्ट डेट होगा, और जब उसके फाइनली अकाउंट में पता चलेगा कि इतना पैसा आया है ऑन इतने शेयर्स, देन ही गॉट टू नो कि वेदर द शेयर्स आर बीइंग अंडर सब्सक्राइब्ड और वेदर द शेयर्स आर बीइंग ओवर सब्सक्राइब्ड। तो दिस इज द लॉजिक, राइट। तो इसमें 2 रूल आपको पढ़ाए होते हैं, राइट। तो मैं सबसे पहले केस 1 की बात करूंगा। केस 1 क्या है कि ओवर सब्सक्राइब अमाउंट के लिए केस 1 पहला बड़ा सिंपल सा, व्हेन एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कैन बी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट इफ एनी अमाउंट रिमेन्स लेफ्ट आफ्टर एडजस्टिंग अलॉटमेंट दैट हैज टू बी रिफंडेड और रिजेक्टेड। प्रोराटा का मतलब ही होता है, प्रोराटा मींस प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। जितने ज्यादा शेयर्स के लिए जिसने एप्लीकेशन के लिए करा है उसका अमाउंट, हमने सपोज नंबर ऑफ शेयर्स कम दिया है तो दैट अमाउंट नीड टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। ये हमारा केस 1 कहता है। केस 2 भी है, पहले हम केस 1 को डिस्कस कर लेते हैं, फिर केस 2 के ऊपर भी हम चलेंगे। सो केस 1 क्या है? बहुत सिंपल है, देखिए। एबीसी लिमिटेड हैज इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेएबल एज ₹4 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 रुपीज ऑन फाइनल कॉल। कंपनी को एप्लीकेशन कितना मिल गया? 27,000। कंपनी ने इश्यू कितना करा था? 20,000, और मिला कितना? 27,000 पे। सो बेसिकली कंपनी को जो 7,000 शेयर्स हैं दैट वाज बीइंग ओवर सब्सक्राइब, इसी को हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। कंपनी ने कुछ पैरामीटर्स बनाए, जैसे पहला उन्होंने बनाया कि दोज हु अप्लाइड फॉर 8,000 शेयर्स दे हैव बीन अलॉटेड फुल, those who applied for 16,000 shares they have been allotted only 12,000 shares, those who applied for 3,000 shares they have been rejected, right। तो करेंगे क्या? ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना मिल गया आपको? 27,000। इट मींस आपने 27,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपीज के हिसाब से, सिंस वी आर चार्जिंग 4 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, तो आप 1,08,000 आपने एप्लीकेशन पे कलेक्ट कर लिया होगा, और इसकी जर्नलिटीज क्या पास करी होगी आपने, बिकॉज एवरीथिंग आप कनेक्ट कर लीजिए जर्नलिटी से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 27,000 इंटू 4, 1,08,000, 1,08,000। इसके बाद अब यहां देखिए कि आपने कितना कंफर्म करा है। तो यहां आपने 8,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई करा था उनको आपने पूरा दे दिया, मतलब 8,000 इंटू 4, 32,000 को आपने कंफर्म कर दिया, मतलब अलॉट कर दिया। एक छोटी सी गैप ध्यान में रखिएगा, अलॉट करना और अलॉटमेंट इज नॉट सेम। अलॉटमेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉल्स। कॉल्स का मतलब है जैसे हम इंस्टॉलमेंट में जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो एप्लीकेशन हो गया, एक कॉल हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, फाइनल कॉल। अलॉटेड का मतलब होता है कंफर्मेशन, जैसे शेयर होल्डर से ज्यादा शेयर्स आ जाए और आपने उसके बिहाफ में कम शेयर्स दिए हैं तो दैट इज कॉल्ड द कंफर्मेशन टुवर्ड्स द एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम अलॉटमेंट, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि ये जो 12,000 शेयर्स के ऊपर हमने कंफर्म कर दिया तो इसके भी पैसे 4 रुपीज के हिसाब से हमने 48,000 ट्रांसफर कर दिए शेयर कैपिटल में। सो बेसिकली 48 प्लस 32 मतलब ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4 आपने 80,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब नाउ व्हाट अबाउट दिस रिजेक्शन, ये जो 3,000 शेयर्स के ऊपर रिजेक्शन आ गया, तो ये जो 3,000 शेयर्स के ऊपर रिजेक्शन आया
इसके ऊपर भी हमने 4 रुपीज कलेक्ट करे थे, तो दिस अमाउंट हैज टू बी रिफंडेड, दिस अमाउंट ऑल्सो हैज टू बी रिफंडेड, क्योंकि जब हमने एप्लीकेशन पे ये 1,08,000 रिसीव करा था, इसका मतलब है कि ये जो 3,000 शेयर्स के ऊपर जिन शेयर होल्डर ने 4 रुपीज के हिसाब से 12,000 दिया था, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस वैल्यू, तो उसको रिफंड करेंगे, राइट, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखें कि 16,000 के लिए जिसने अप्लाई करा था उन्होंने कितना दिया होगा, 4 रुपीज के हिसाब से 4 रुपीज के हिसाब से उन्होंने एक सेकेंड, 4 रुपीज के हिसाब से उन्होंने कितना दिया होगा, 4 रुपीज के हिसाब से उन्होंने कितना दिया होगा, 64,000 रुपीज दिया होगा, राइट। लेकिन हमने 12,000 इंटू 4 करके उनको कितना कंफर्मेशन दिया, सिर्फ 48,000 दिया। सो द कंपनी हैज कलेक्टेड 64,000 बट द कंपनी हैज गिवन अ राइट्स ऑफ 48,000। इसका मतलब है कंपनी को ये जो 4,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपीज के हिसाब से ये 16,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, this amount is a surplus amount, and even if the question is silent, this amount has to be adjusted along with the allotment. Alright, तो अब देखिए कैसे करेंगे आप। पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 27,000 into 4, 1,08,000, 1,08,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 27,000 into 4, 1,08,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 16,000 एंड टू बैंक अकाउंट 12,000 हमने करने की जरूरत है। अगेन आई रिपीट, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,08,000, 1,08,000, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,08,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 into 4, 80,000, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दिस सरप्लस अमाउंट is transferred to share allotment, that is 16,000, and the rejection amount is being refunded, so to bank account। जब हम रिसीव करते हैं तो बैंक को डेबिट करते हैं, रिफंड करा हमने तो बैंक को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड डेफिनेटली वी हैव इशूड 20,000, सो वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट 20,000 into 3, हमें 60,000 रुपीज चाहिए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। So the entry should be, third entry should be share allotment account debit to share capital account 20,000 shares into 3। अब बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, सर 27,000 क्यों नहीं? बेटा क्योंकि हमारे पास सिर्फ इशूड जो हमने करा है, हमारी को जो रिक्वायरमेंट है दैट इज ओनली ऑन 20,000 शेयर्स। वो 27,000 जो हमें एक्स्ट्रा मिला था उसको हमने एडजस्ट कर दिया है, तो नाउ इसको जो हमने एप्लीकेशन पे रिसीव करा दैट हैज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड इन एप्लीकेशन इटसेल्फ। सेकंड एंट्री में हमने एडजस्ट कर दिया था, तो अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स आपको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा वही 20,000 शेयर्स के ऊपर, राइट। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 into 3, 60,000, 60,000। Since you have already collected 16,000 rupees at the time of application on account of allotment, so this amount need to be adjusted। तो आपको कितना चाहिए था, 20,000 into 3, 60,000 चाहिए था। 60,000 में से 16,000 आपके पास ऑलरेडी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 60,000 required at the time of allotment, 16,000 received extra on account of allotment at the time of application, so after adjustment 60,000 minus 16,000 आपके पास जो वैल्यू है 44,000 वो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट आपका हो जाएगा। नाउ यू माइट हैव अ क्वेश्चन कि सर जो एप्लीकेशन के टाइम एक्स्ट्रा पैसा मिलता है फॉर अलॉटमेंट, डू यू कॉल इट अ कॉल्स इन एडवांस? नो। अलॉटमेंट के बाद, अलॉटमेंट के टाइम कोई एक्स्ट्रा अमाउंट फर्स्ट कॉल के लिए मिलता है, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस, एंड अलॉटमेंट के बाद आपको फाइनल कॉल के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। तो जब भी आप इंटरेस्ट का कॉल्स इन एडवांस कैलकुलेट करेंगे तो उसका जो बेस पीरियड होगा, सपोज इफ यू हैव रिसीव्ड द फंड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर फर्स्ट कॉल, सो अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल का जो डिफरेंस होगा वो नंबर ऑफ मंथ्स लेने हैं। फर्स्ट कॉल से अलॉटमेंट से लेके फाइनल कॉल पे, सपोज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इफ यू हैव रिसीव फॉर फाइनल कॉल, तो वो जो डिफरेंस होगा अलॉटमेंट से फाइनल कॉल का, वो आपने डिफरेंस लेना है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, केस 2, दिस इज अ स्पेशल केस और ये क्वेश्चन में गिवन होगा। स्पेशल केस है, स्पेसिफिक केस है, एंड क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कैन बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, and if any surplus remains left has to be adjusted with allotment or calls. If any amount remains left, if any surplus amount remains left, has to be refunded or rejected. Excess amount जो आपने एप्लीकेशन पे रिसीव करा उसको अलॉटमेंट में आप एडजस्ट कर सकते हैं और
फ्यूचर कॉल्स का मतलब है, कॉल्स का मतलब है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फाइनल कॉल तक एडजस्ट करने के बाद भी कुछ सरप्लस अमाउंट रहता है तो स्ट्रेट अवे दैट हैज टू बी रिफंडेड और रिजेक्टेड। इसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको समझाने वाला हूं, इसकी जर्नलिटीज भी समझाने वाला हूं, राइट। इसके लिए वैसे एक टेबल बनाना चाहिए, थोड़ा सा टेबल बड़ा सा होता है लेकिन वो टेबल काम का होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक टेबल भी यूज करते हैं और मेन इंटेंशन है कि हम एडजस्टमेंट आपको समझाएं कि कहां कहां क्या एडजस्ट होता है। तो लेट्स टेक एन क्वेश्चन ऑन दिस। ये क्वेश्चन मैंने ले लिया, इस क्वेश्चन में थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। एबीसी लिमिटेड हैज इशूड 20 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स और रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, ठीक है, पेबल एज 4 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। Excess application money to be adjusted against allotment and first and final call. The shares were oversubscribed to the extent of 80,000 shares. Applicants for 1 lakh shares were allotted 30%. 10,000 applicants were rejected, and remaining applicants were given full allotment. So the adjustment. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा ये 20 लाख जो है दिस इज नॉट क्वांटिटी, तो ये क्या दिया हुआ है आपके पास, अमाउंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि जो नंबर ऑफ शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है वो जितना क्वांटिटी हमने इशू करा होगा उसमें 80,000 प्लस करने की जरूरत है। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, तो आप 1 मिनट में कर लेंगे। आपको पता है अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, क्वांटिटी इंटू प्राइस, हम बार बार बात करते हैं इसके बारे में। तो इसमें से आपको क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालना, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स। तो द फॉर्मूला वुड बी क्वांटिटी इक्वल्स टू अमाउंट अपॉन प्राइस। तो सिंपली इफ 20 लाख इज डिवाइडेड बाय यूनिट प्राइस ऑफ शेयर, इसका मतलब कंपनी हैज इशूड 2 लाख शेयर्स इन द मार्केट, and now since it is given in the question that it was being oversubscribed to the extent of 80,000, इसका मतलब ये होगा कि 2 लाख में 80,000 ऐड कर दीजिए तो कंपनी को 2,80,000 शेयर्स रिसीव्ड हुए होंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या है, ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है कि ये जो 10 रुपए का शेयर है ये 5 रुपए के प्रीमियम के साथ आपने इशू करे थे, इसका मतलब आफ्टर प्रीमियम द वैल्यू वाज 15, अग्रीड। इसमें हमने क्या करा, 4 रुपीज हमने एप्लीकेशन पे चार्ज कर लिया, 6 रुपीज हमने अलॉटमेंट में चार्ज कर लिया, जिसमें से 3 रुपीज का प्रीमियम है और 3 रुपीज का अलॉटमेंट है। तो 15 में से हमने 10 यूज कर लिया, तो रिमेनिंग अमाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए कितना होगा, 5 होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो 5 रुपए का प्रीमियम है इसमें से सिर्फ आपने अलॉटमेंट में 3 यूज करा है, तो ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए आपने 5 रुपीज रेज किया है, इसमें से 2 रुपए तो आपका प्रीमियम का होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना होगा, 3 रुपीज का होगा। सो 4 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 6 रुपीज ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग रुपीज 3 ऑफ प्रीमियम, फर्स्ट ऑन फाइनल कॉल के लिए 5 रुपए जिसमें से 2 रुपए का प्रीमियम अमाउंट है। एक मैं आपको टेबल बताता हूं, थोड़ा बड़ा टेबल है लेकिन आप उस पर करेंगे तो आपको बाद में जो क्वेश्चंस आने वाले, बड़े बड़े जो क्वेश्चन आते हैं, जो केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आप बना लेंगे, बहुत आपको मदद मिलेगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो ये टेबल जो बनाएंगे और ये बहुत लॉजिकल टेबल बनता है, क्यों बनेगा उसका भी लॉजिक है, वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो पहला जो कॉलम है वो एक्चुअली सीरियल नंबर है, लेकिन मैंने इसको कैटेगरी का नाम दे दिया, ठीक है। दूसरा है शेयर्स अप्लाइड फॉर, दूसरा क्या है, शेयर्स अप्लाइड फॉर। तीसरा क्या है, शेयर्स अलॉटेड। अलॉटेड का मतलब मैंने समझा दिया था, दिस इज नॉट अलॉटमेंट, दिस इज अलॉटेड, कंफर्मेशन। अब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, application money received. Next, distribution of application money. So application money, distribution refers to application money can be transferred, ठीक है। सो एप्लीकेशन मनी पहले शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा, क्योंकि हमने जितना इशू करा है वो पार्ट हमारा शेयर कैपिटल में चला जाएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो हमारा अलॉटमेंट में चला जाएगा। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस में चला जाएगा एंड सरप्लस वुड बी रिजेक्टेड और रिफंडेड।
अब बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सर ये 7 कॉलम की एंट्री जो है बहुत ज्यादा है, कैसे करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जब लॉजिकल है ना तो इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो ये लॉजिकल है और इसको लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक्चुअली 8 कॉलम बन गया, सो ये लॉजिकल है और बिल्कुल भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब देखो कि आपके पास क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। देखो मैं केस 2 की बात कर रहा हूं। इफ a special instruction is given that excess amount received on application can be adjusted with allotment and further future calls। इसका मतलब यह है कि जो हमें एप्लीकेशन मिली होगी उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, एक्स्ट्रा होगा तो शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे, एक्स्ट्रा और भी होगा तो कॉल्स एडवांस में ट्रांसफर करेंगे, और कुछ होगा तो सरप्लस होगा उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है, तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन हमने ये टेबल फ्रेम कर लिया। देखिए कैटेगरी कुछ नहीं है, सीरियल नंबर आप अपने हिसाब से बनाते हो। शेयर अप्लाइड फॉर शेयर अलॉटेड ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, तो वी डोंट हैव टू वरी ऑन दिस। अप्लाइड फॉर क्या हो गया, 2,80,000 जो टोटल शेयर्स मिले हैं आपको। अलॉटेड क्या हो गया, जो 2 लाख आपने एक्चुअली जो इश्यू करा था। आपके पास जो पैसे आए उसमें आपने सबसे पहले, क्योंकि 2 लाख शेयर्स के ऊपर यू आर एक्सपेक्टिंग एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 4 रुपीज के हिसाब से आपका एक्सपेक्टेशन था, तो दैट अमाउंट हैज टू बी इनिशियली ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। उसमें जो सरप्लस था वो शेयर अलॉटमेंट में चला जाएगा, सरप्लस और भी होगा तो कॉल्स एडवांस में चला जाएगा, और उसके बाद भी कुछ सरप्लस है तो रिजेक्शन में चला जाएगा। तो आप देखिए ना, ये कैटेगरी तो हमने अपने से क्रिएट कर ली। अप्लाइड फॉर गिवन है क्वेश्चन में, अलॉटेड गिवन है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है। नाउ एप्लीकेशन मनी एज पर द केस 2 ऑफ प्रोराटा ये एक्चुअल रिक्वायरमेंट हो जाती है जो हमें बनाने की जरूरत होती है। तो लर्न कुछ भी नहीं करना, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन लर्न कुछ भी नहीं करना, दिस इज लॉजिकल, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। पहला बोला इन्होंने कि 1 लाख शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई करा था, दे हैव अलॉटेड ओनली 30%। सो आई कंसीडर जस्ट नेम देम कैटेगरी 1। तो दोज हु अप्लाइड फॉर 1 लाख, इसको छोटा भी कर सकते हैं लेकिन दिस इज मोर लॉजिकल, मतलब टेबल को हम छोटा भी कर सकते हैं। अलॉटेड कितना हो गया, 30,000 हो गया, ठीक है। सेकंड कैटेगरी है 10,000 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई करा, दे हैव बीन स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड। अब आपको थर्ड कैटेगरी पता ही नहीं है, राइट। थर्ड कैटेगरी पता ही नहीं है कि थर्ड कैटेगरी क्या करना, क्या इन्होंने क्या बोला है, एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वेयर गिवन फुल अलॉटमेंट, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ये अप्लाइड फॉर मतलब इशूड जो होगा वो, सॉरी इशूड होगा, अप्लाइड इज डिफरेंट, इशूड, और जो आपको मिला है मतलब जो आपको एप्लीकेशन में रिसीव हुआ है, दिस इज रिसीव्ड अमाउंट ऑन एप्लीकेशन और रिसीव्ड नंबर ऑफ शेयर्स ऑन एप्लीकेशन, और ये आपने एक्चुअल अलॉट करना है। तो अप्लाइड फॉर एक्चुअली कितना था कंपनी के लिए, 2,80,000 का, और कंपनी इशू कंपनी ने कितना करा, सिर्फ 2 लाख शेयर्स करे, तो शेयर्स अलॉटेड वाज 2 लाख एंड शेयर्स अप्लाइड फॉर 2,80,000। अब इन्होंने बोला है एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वेयर गिवन फुल अलॉटमेंट, तो रिमेनिंग कहां से आ जाएगा, तो आप सोचो कि आउट ऑफ द 2,80,000 एप्लीकेंट्स 1,10,000 एप्लीकेंट्स का तो हमने यहां देख लिया, तो व्हाट इज द डिफरेंस, तो ये थर्ड कैटेगरी बन जाएगी जो इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर होगा, दैट इज 1,70,000। यहां 2 लाख जो हमने इश्यू करा है, राइट, अलॉट करा है, उसमें से 30,000 वेयर ऑलरेडी अलॉटेड, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर इज हाउ मच, 1,70,000 शेयर्स। आई एम श्योर समझ में आ गया होगा। नाउ सेकंड कॉलम इज कनेक्टेड विद फोर्थ, व्हाई आई विल एक्सप्लेन, एंड थर्ड कॉलम इज कनेक्टेड विद 5। सेकंड कॉलम वाई कनेक्टेड इज 4 बिकॉज यहां क्वांटिटी की बात करें, आपको पता है ये चैप्टर क्वांटिटी इनटू प्राइस पे बेस्ड करती है, तो क्वांटिटी वाज 1 लाख एंड द प्राइस पर यूनिट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वाज 4। तो हमने कितना रिसीव कर लिया होगा, 4 लाख रुपीज रिसीव कर लिया होगा ऑन 1 लाख शेयर्स। 10,000 शेयर्स के ऊपर अगेन वी हैव कलेक्टेड 40,000 एंड 170 के ऊपर 170 के ऊपर भी 4 रुपीज के हिसाब से वी हैव कलेक्टेड 6,80,000, ठीक है। इसका टोटल भी कर लेते हैं, तो 6 + 4 10 और 1120, ठीक है। सो 1120 वाज द टोटल, गॉट इट। अब इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करते हैं, यही कैलकुलेशन यहां मेन होगा। तो देखो 1 लाख शेयर्स के ऊपर हमारे को कितना मिल गया, 4 लाख, लेकिन हमने कितना दिया उसको, 30,000। तो द कंफर्मेशन, द अलॉटमेंट, आई मीन द कंफर्मेशन नॉट अलॉटमेंट, अलॉटेड इज 30,000। इसका मतलब 30,000 इंटू 4, सिर्फ हमने शेयर कैपिटल में 120 ट्रांसफर करा होगा आउट ऑफ द टोटल रिसीट ऑफ 4 लाख। इसका मतलब है कि 4 लाख हमने रिसीव करा था
1 लाख शेयर्स के ऊपर, लेकिन इनको जो कंफर्मेशन दी है, जो इनको राइट्स दिए हैं, वो बेसिकली सिर्फ 1,20,000 वर्थ के ही दिए हैं। तो ये 2,80,000 जो दोनों का डिफरेंस है, दैट इज एन एक्सेस अमाउंट ऑन कंपनी। Now this excess amount need to be adjusted along with the allotment and calls in advance. But the question is कि in how many shares? तो कितने shares पे आप adjust करोगे? 30,000 पे, because 30,000 is only a part of 2 lakh shares. ये 2 lakh shares हमने calculate करा है, इसमें 30,000 is only a part. So 30,000 shares के ऊपर, and at the time of since we are charging ₹6, तो इसका मतलब है 30,000 into 6 करके हम 1,80,000 को ही share allotment में ट्रांसफर कर देंगे। तो अभी भी हमारे पास जो डिफरेंस है वो 1 लाख रुपए का है, एंड दैट्स नीड टू बी ट्रांसफर टू द कॉल्स इन एडवांस। तो नथिंग हैज टू बी रिफंडेड हियर। फिर से समझ लीजिए, 4 लाख रिसीव करा आपने 1 लाख शेयर्स के ऊपर, 30,000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपीज के हिसाब से आपने 120 से शेयर कैपिटल को रेज कर दिया, इंक्रीज कर दिया। स्टिल you are having a surplus of 2,80,000 and this surplus is going to be used on share allotment and calls in advance. So on 30,000 shares it can be used. So on 30,000 shares at the rate of 6, 1,80,000 is being transferred to the share allotment. Still the company has a surplus of 1 lakh. So as per the case 2, it is strictly given that the excess amount, that the excess application money was to be adjusted against allotment and first and final call. So the surplus, still surplus of 1 lakh has to be used on calls in advance, right? तो ये हो गया हमारा। ये जो 40,000 है, इसको हमने कुछ भी नहीं दिया तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 170 के ऊपर 680 मिला और इस 680 को हमने शेयर कैपिटल में भी ट्रांसफर कर दिया। तो जस्ट मेक द टोटल ऑफ दिस। सो ये 8 लाख रुपीज हो गया, ये 1,80,000 रुपीज हो गया, ये कॉल्स इन एडवांस का 1 लाख हो गया और ये बैंक का 40,000 हो गया, ठीक है। इसका मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताता हूं, ठीक है। ये 1 से लेके 8 तक का एंट्री आपने लिख लिया। अब इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, मतलब अपने रेफरेंस के लिए आप ये लिख सकते हो, पहली एंट्री क्या हो सकती है, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक को मैंने बी लिख दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू 4th अकाउंट। सेकंड, 4th अकाउंट डेबिट टू 5th अकाउंट, टू 6th अकाउंट, टू 7th अकाउंट, टू 8th अकाउंट। नाउ यू हैव अ क्वेश्चन कि सर ये इस टाइप के अकाउंट तो हमने बी टू 4 कभी नहीं पढ़ा है। यहाँ बैंक अकाउंट बी का मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू 4th का मतलब है कॉलम से, मतलब यहाँ जो 1 से लेके 8 तक मैंने लिखा है, सो बैंक टू 4th का मतलब है द टोटल ऑफ 4th कॉलम। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड द वैल्यू वुड बी 11,20,000। फिर मैंने सेकंड एंट्री क्या लिखा, 4th अकाउंट डेबिट टू 5th अकाउंट, टू 6th अकाउंट, टू 7th अकाउंट, टू 8th अकाउंट। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 11 लाख से, 11,20,000 से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लाख इंटू 4, 8 लाख से करना पड़ेगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दैट इज 1,80,000, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 1 लाख, टू बैंक अकाउंट 40,000। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू टोटल ऑफ 4th दैट इज 1120, 4th अकाउंट डेबिट 1120, टू 5th अकाउंट 8 लाख, टू 6th अकाउंट 180, टू 7th अकाउंट 1 लाख, टू 8th अकाउंट 40,000। So this is logical also, याद भी कर हो सकता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 4th अकाउंट, 4th अकाउंट डेबिट टू 5th अकाउंट, टू 6th अकाउंट, टू 7th अकाउंट, टू 8th अकाउंट, राइट। अब अलॉटमेंट में हम करेंगे तो बड़े सिंपल सी एंट्री हो जानी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 6 दैट वुड बी 12 लाख रुपीज। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डायरेक्टली नहीं कर सकते आप, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 6 12 लाख, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख इंटू 3 6 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 3 लाख, सॉरी 6 लाख आप लिखेंगे। 2 लाख इंटू 3 करके आपने शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर दिया, शेयर कैपिटल को आपने 2 लाख इंटू 3 से कर लिया और टू सिक्योरिटी प्रीमियम को आपने 2 लाख इंटू 3 कर दिया, दैट इज 6 लाख, ठीक है। तो टोटल अमाउंट वी आर एक्सपेक्टिंग एट द टाइम ऑफ, I mean the company is expecting at the time of allotment was 12 lakh. But out of 12 lakh, we have already received 1,80,000. We are expecting 12 lakh at the time of allotment, but we have already received 1,80,000. So the next entry should be bank account debit to share allotment account 12 lakh minus 1,80,000. So that would be how much? 10,20,000. ठीक है. Next, share first and final call account debit to share capital account to security प्रीमियम अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट शुड बी डेबिटेड, अभी हमने कैलकुलेट करा था विथ 2 लाख इंटू 5 से, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल शुड बी डेबिटेड विथ 2 लाख इंटू 5 10 लाख से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख इंटू 3 6 लाख,
to security premium 2 lakh into 2, that would be 4 lakh. अब हमारे पास ऑलरेडी कॉल्स इन एडवांस यहाँ 1 लाख है, तो दिस अमाउंट नीड टू बी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो वी आर एक्सपेक्टिंग, द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू रिकवर 10 लाख एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. उसमें से 1 लाख आपके पास ऑलरेडी आया हुआ है, सो दिस अमाउंट नीड टू बी एडजस्टेड. सो द एंट्री शुड बी बैंक अकाउंट डेबिट 9 लाख, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. आई एम श्योर आपको लॉजिक भी समझ में आ गया होगा. इस लॉजिक को आप इनिशियली फॉलो करेंगे, एग्जाम में मत लिख के आ जाइएगा, इसको फॉलो करेंगे तो इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट. नेक्स्ट, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये कंबाइन करने के लिए लिया है. देखिए आज का एजेंडा क्या था. हमारा एजेंडा था हमें कॉल्स इन एरिया समझना था, हमें कॉल्स इन एडवांस समझना था, इन कंटिन्यूएशन विद दैट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया समझना था, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस समझना था, उनकी जर्नल एंट्रीज भी समझनी थी, वो हमने समझ लिया. हमें सब्सक्रिप्शन समझना था, वो भी एजेंडा हमारा कंप्लीट हो गया. हमें अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में समझना था, वो भी हो गया. ओवर सब्सक्रिप्शन के 2 कंडीशंस के बारे में समझना था, वो भी हमने समझ लिया. अब जो कंडीशन है कि प्रोराटा का कंडीशन हो एंड इफ द शेयर होल्डर फेल्स टू पे द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये आपके एग्जाम में भी बड़े क्वेश्चन जब आएंगे 8 मार्कर, उसमें ये यहां तक निकालने के लिए आपको 4 मार्कर होते हैं, और सीयूटी के एग्जाम में ये इस बार का हाईलाइट था. तो इसके लिए आपको सीयूटी के एग्जाम में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू शो द कैलकुलेशन. तो वो कैलकुलेशन मैं आपको अभी समझाने वाला हूं. PQR Limited has issued 1 lakh shares or ₹20 each. ठीक है, 8 on application, 6 on allotment, 4 on first call and 2 on final call. Great. 1,40,000 शेयर्स हमने रिसीव कर लिया एंड द प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड. गुड. तो इसमें 80,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई करा था, ये टोटल हमारा 140 हमें मिल गया और हमने ये कंफर्मेशन दे दी. तो जिन्होंने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा उन्होंने 8 रुपीज के हिसाब से हमें 6,40,000 रुपीज दिए होंगे, राइट. और 60,000 के ऊपर 8 रुपीज के हिसाब से हमने 4,80,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया होगा. इट मींस ये जो 640 कंपनी ने रिसीव करा और 480 का जो राइट्स ऑफर करा, इसका मतलब है कंपनी ने जो डिफरेंस अमाउंट होगा एज पर द केस 1 ऑफ प्रोराटा हमने शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया होगा. ऑलराइट, 80,000 शेयर्स के ऊपर 8 रुपीज के हिसाब से यू हैव कलेक्टेड 640, और लेकिन आपने कंफर्मेशन कितने पे दी, राइट्स कितने पे ऑफर करा, 60,000 पे. तो इंटू 8 करके 480 के ऊपर ही राइट ऑफर आपने करा. तो ये जो डिफरेंस है दोनों का, दैट इज बीइंग ट्रांसफर टू द शेयर अलॉटमेंट. 60,000 शेयर्स के ऊपर 8 रुपीज के हिसाब से वी हैव, आई मीन कंपनी हैज कलेक्टेड 4,80,000, और 40,000 इंटू 8 करके कंपनी ने 320 का ही इसको राइट्स ऑफर करा. तो ये जो डिफरेंस होगा ये भी 1,60,000 आपने शेयर अलॉटमेंट में करना है. तो ये 3,20,000 आपको एक्स्ट्रा आया हुआ है. जब भी आप अलॉटमेंट के ऊपर फाइनल पैसा मांगेंगे तो ये 320 हैज टू बी एडजस्टेड. आई एम श्योर क्लियर है. नाउ द क्वेश्चन इज, मिस्टर एक्स, अ होल्डर ऑफ 6,000 शेयर्स फ्रॉम कैटेगरी 1 failed to pay the sums due on allotment and calculate the amount received on allotment. अब इसके लिए मैं एक नेक्स्ट स्लाइड खोल लेता हूं. ये हमारी कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है, राइट. और इसने 6,000 शेयर्स के लिए जो था होल्डर बोला है. तो जब भी होल्डर होगा तो ये इसका मतलब है अलॉट होगा, अलॉटेड होगा. अप्लाइड होगा तो फिर उसका अप्लाइड गिवन होगा. होल्डर का मतलब ही ऑलरेडी हैड दिस नंबर ऑफ शेयर्स, तो अलॉटेड होगा. इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको यहां दिखाता हूं. और ये जो कैलकुलेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये कैलकुलेशन कब करते हैं हम, जब भी प्रोराटा का कंडीशन होता है. ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी प्रोराटा कंडीशन होता है एंड इफ द शेयर होल्डर फेल्स टू पे द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, fails to pay the sums due on allotment, sums due on allotment, उस टाइम में आपको ये वाला जो वर्किंग नोट है, एक्चुअली ये वाला वर्किंग नोट आपको करने की जरूरत है. ठीक है, क्योंकि प्रोराटा कंडीशन है तो डेफिनेटली शेयर होल्डर ने ज्यादा पैसे दे दिए होंगे कंपनी को, और अलॉटमेंट के टाइम ही फेल टू पे द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट. देयर आर सो मेनी रीजंस, राइट. तो उसने पैसे नहीं दिए, तो बेसिकली नहीं पैसे दिए तो उसके जो एक्स्ट्रा पैसे ऑलरेडी जो एप्लीकेशन के टाइम आए थे, दैट हैज टू बी एडजस्टेड. और अलॉटमेंट के ऊपर जितने हमने पैसे मांगे थे वो कंपनी का एक्सपेक्टेशन है, और कंपनी हैज ऑलरेडी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन some extra amount for allotment also. So this amount has to be adjusted. उसके बाद ही हमें पता पड़ेगा calls in arrear, unpaid amount on calls, unpaid amount on allotment कितना है. तो इसके लिए आपने यहाँ
बनाना है शेयर्स अप्लाइड फॉर शेयर्स अलॉटेड। ये सिंस कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है, जैसे हमने बात करी थी, अब एक बार दिखा भी देता हूं, इस कैटेगरी से बिलोंग करता है और 6000 शेयर्स होल्ड करता है, राइट। और एप्लीकेशन टाइम 8 रुपीज हम चार्ज कर रहे हैं, अलॉटमेंट टाइम हम 6 रुपीज। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर लिया। अब इसने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, दोज हु अप्लाइड फॉर 80,000 दे हैव बीन अलॉटेड 60,000। सो देयर इज अ, इसको सिंप्लीफाई करें, देयर इज अ, दोज हु अप्लाइड फॉर 4 दे हैव बीन अलॉटेड 3। सिंपली हमने सिंप्लीफाई कर लिया। इनको 6000 शेयर्स अलॉट किया गया था मिस्टर एक्स को, तो इट मींस ही वाज अप्लाइड फॉर एक्स। इसका हमने निकाल लिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, अप्लाइड शेयर्स की वैल्यू निकाल ली। तो 6000 इंटू 4/3, ये तो आप 1 मिनट में कर लेंगे। तो ये टोटल कितना हो गया अपने पास, 8000 शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई करा था। ऑलराइट, तो इसके लिए सरप्लस कैसे निकालेंगे, इसका क्या फॉर्मूला होगा? तो सरप्लस के लिए फॉर्मूला आप अपने लिए बना लें, शेयर अप्लाइड फॉर, शेयर्स अप्लाइड फॉर, ठीक है, शेयर्स अप्लाइड फॉर जो शेयर होल्डर ने करा, माइनस द कंफर्मेशन दैट इज शेयर्स अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी, इनटू एप्लीकेशन मनी। अब आप देखें कि यहां 8000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, लेकिन कंफर्मेशन शेयर होल्डर को सिर्फ 6000 के ऊपर मिला था। तो डेफिनेटली कंपनी को सरप्लस कितने पे मिला होगा, इस डिफरेंस 2000 शेयर्स के ऊपर मिला होगा। एंड सिंस एट द टाइम ऑफ लॉट एप्लीकेशन वी आर चार्जिंग 8 रुपीज से, सो 2000 इंटू 8 करके कंपनी के पास 16,000 रुपीज का सरप्लस आ गया होगा। आई एम श्योर कि ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये सरप्लस हमारे पास है, जो एडवांस पेमेंट शेयर होल्डर का कंपनी के पास आ चुका है। अब देखते हैं कि इस शेयर होल्डर से एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन एक्स, मिस्टर एक्स अ शेयर होल्डर। सो बेसिकली 6000 शेयर्स के ऊपर हमें 6 रुपीज के हिसाब से, बिकॉज वी आर चार्जिंग 6 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, सो द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव 36,000। कंपनी को कितने चाहिए शेयर होल्डर से, 36,000। शेयर होल्डर ने ऑलरेडी एप्लीकेशन का टाइम कितना दे दिया है, 16,000। सो दिस अमाउंट नीड टू बी एडजस्टेड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑन कॉल सिनेरियो, जो कंपनी को पैसे नहीं मिले। तो कंपनी इज एक्सपेक्टिंग 36,000 के ऊपर, कंपनी ने ये सरप्लस जो ऑलरेडी रिसीव कर लिया था इसको एडजस्ट कर दिया 16,000 को। तो द कॉल सिनेरियो फ्रॉम मिस्टर एक्स, दिस इज द कॉल सिनेरियो फ्रॉम मिस्टर एक्स, वो कितना हो गया, 20,000 हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। इसमें 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके कि हाउ मच द कंपनी हैज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, हाउ मच अमाउंट द कंपनी हैज ट्रांसफर्ड टू शेयर अलॉटमेंट, how much, what is the amount of call scenario account of Mr. X, what is the amount finally the company has received for allotment. So there are so many question, हमें 4-5 क्वेश्चन तो आप ऐसे इसमें बना सकते हो। तो जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, घबराना नहीं है, यही कैलकुलेशन से 5-6 क्वेश्चन ऐसे निकल सकते हैं। तो आपको ये पता है तो आंसर करना डिफिकल्ट नहीं होगा, राइट। सो कंपनी, ये तो हो गया मिस्टर एक्स की मैंने बात कर ली, मिस्टर एक्स जो एक शेयर होल्डर है। अब कंपनी ने टोटल अमाउंट अलॉटमेंट पे कितना मांगा था, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे थे, कंपनी ने करे थे 1 लाख शेयर्स, और कंपनी को 6 रुपीज के हिसाब से कंपनी वाज एक्सपेक्टिंग टू रिकवर 6,000 एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। लेकिन कंपनी के पास ये ऑलरेडी सरप्लस 320 का है, तो दिस अमाउंट नीड टू बी एडजस्टेड आल्सो। तो ये सरप्लस अमाउंट आप यहां एडजस्ट कर लेंगे, surplus amount adjusted. So the surplus amount is 3,20,000. So this amount need to be adjusted. 6 lakh में से 320 adjust हो गया. So the company is expecting 2,80,000 from the shareholder. इसमें से मिस्टर एक्स ने 20,000 नहीं दिया है, तो ये कॉल्सिन एरियर के नाम पे आप इसको भी, because we haven't received, the company haven't received this amount,
तो ये 20,000 हमने यहां से वो भी रिड्यूस कर दिया। तो कंपनी ने फाइनली कितना रिसीव करा होगा? 2,60,000। कंपनी ने फाइनली कितना रिसीव करा होगा? 2,60,000। ठीक है। सो बच्चों, हमारी क्लासेस ऐसे चलते रहेंगी, ज्वाइन करिए, और इस क्लासेस में ऐसे एजेंडे के ऊपर हम बात करेंगे, जो एजेंडा हमने बोला उसी एजेंडे के ऊपर हम काम करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेस, थैंक यू।